हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू के चौहान विज़न। हम लेसन पढ़ रहे हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स और आज इसमें मैं पार्ट 3 लेने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1 में तो ये बताया था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम जीवधारी कहते हैं, इन जीवधारियों को हमने दो ग्रुप में बांट के किया था। एक तो प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में हमने एक कोश के जीवों के बारे में पढ़ा था और यूकैरियोटिक को फिर हमने एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय में डिवाइड करते हुए हमने आगे पढ़ा था कि जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो जिनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है, ठीक है, और दूसरा वो जिनमें नहीं पाई जाती, सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो जिनमें सेल वॉल होती है वो तो सारा ग्रुप मैंने आपको करवा दिया था। जिनमें सेल वॉल नहीं होती, एब्सेंट होती है, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, एनिमल्स कहते हैं, ठीक है। तो इन एनिमल्स की स्टडी हम एनिमेलिया ग्रुप के अंडर करेंगे, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक हमारा। तो एनिमेलिया ग्रुप क्या है? इस वर्ग में जो यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय जीव हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं हम लोग। इसके अलावा विषमपोषी जो हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। विषमपोषी कैसे होंगे? परजीवी होंगे या फिर वो मृतजीवी होंगे। इसके अलावा इनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति तो नहीं पाई जाती, तभी तो इनको इस ग्रुप में रखा हुआ है। अधिकतर जीव जंतु जो हैं वो चलते हैं, चलायमान होते हैं। आपने देखा प्लांट्स नहीं चलते, पर ये जीव जंतु चलते हैं। शारीरिक संरचना और विभेदीकरण के आधार पर अब हम इनकी स्टडी करेंगे कि कैसे इनको बांटा गया है। तो पहले मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कैसे है। जितना भी प्राणी जगत है जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती उनको प्राणी जगत या फिर एनिमेलिया ग्रुप कहते हैं। एनिमेलिया ग्रुप के अंडर वो जीव को रखा गया है जिनमें कोशिका भित्ति या सेल वॉल नहीं पाई जाती, एब्सेंट होती है, ठीक है, एब्सेंट होएगी सेल वॉल, उनको रखा गया है। अब ये प्राणी जो है उनको सबसे पहले दो भागों में बांटा है। फर्स्ट भाग ये जो डिवीज़न की है वो किया है कोशिका के आधार पर कि अगर तो प्राणी जो है जिनमें सेल वॉल नहीं है वो प्राणी है ना, और एनिमल है, उसमें अगर एक ही कोशिका का शरीर बना है, कोशिकीय स्तर पर ही उसकी रचना हो रही है, ठीक है, एक कोशिका नहीं, कोशिकीय लेवल पर ही, सेलुलर लेवल पर ही अभी उसकी बॉडी है, तो उसको हम कोशिकीय स्तर की संरचना कहेंगे। और अगर कोशिकाएं आपस में जुड़ कर ऊतक बनाना शुरू कर देती हैं तो फिर हम उसको सेलुलर लेवल की जो है स्ट्रक्चर कहेंगे, ठीक है। तो हमने कोशिकीय लेवल की स्ट्रक्चर के अंदर अभी पढ़ेंगे हम पोरीफेरा, ठीक है। तो हमारा शुरू हो रहा है कोशिकीय स्तर की संरचना। इसमें हम जो एग्जाम्पल लेंगे वो पोरीफेरा का लेंगे, ठीक है। तो फिर ऊतक लेवल की आएगी, तो ऊतक लेवल को हमने 3 भागों में बांट के स्टडी करेंगे। एक तो वो जिसमें बाहरी त्वचा और जठर त्वचा के बीच में एक कोई गुहा या कोई कॉलम सीलोम नहीं पाई जाती, और एक वो जिनमें आभासी है ना कूट दे गुहा पाई जाती है, और एक वो जीव जिनमें सच में पाई जाती है। तो ये मैं डिटेल अभी बाद में कराती हूँ, अभी हम पोरीफेरा की स्टडी करने लगे हैं, ठीक है। साथ साथ में मैं टेबल इसलिए दिखाती हूँ ताकि आपको जानकारी हो जाए। प्राणी वो प्राणी जिनका शारीरिक संरचना अभी कोशिकीय स्तर की होती है, और उसमें हम उदाहरण लेने जा रहे हैं पोरीफेरा। तो पोरीफेरा ये रहा। पोरीफेरा का अर्थ क्या होता है? छिद्र युक्त। पोरीफेरा का क्या अर्थ है? छिद्र युक्त जीवधारी। ये अचल होते हैं, मीन्स चलने वाले नहीं होते, और किसी आधार से चिपके रहते हैं, और इनके पूरे शरीर में बहुत सारे छिद्र पाए जाते हैं। और ये छिद्र क्या करते हैं? ये छिद्र शरीर में उपस्थित जो नाली प्रणाली है ना,
कैनाल सिस्टम जो है उसके साथ जुड़े होते हैं। इसी नाली प्रणाली के द्वारा ही जो पोरीफेरा वर्ग के जीव जंतु हैं उनके शरीर में जल, ऑक्सीजन और भोज्य पदार्थों का संचरण होता है। इनका शरीर जो है वो बाहर से कठोर आवरण के द्वारा या बाहरी कंकाल से ढका होता है। इनकी शारीरिक संरचना तो बहुत ही ज़्यादा सरल होती है, क्योंकि ऊतक तो अभी बने ही नहीं है, ऊतकों का तो विभेदन हुआ ही नहीं है, इसलिए इन्हें सामान्यतः स्पंज के नाम से भी हम जानते हैं। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये समुद्र के पानी में पाए जाते हैं। उदाहरण कौन कौन से हम पढ़ेंगे? एक तो साइकोन पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे? यूप्लेक्टेला पढ़ेंगे, स्पॉन्जिला पढ़ेंगे, ये सब हम इसमें उदाहरण पढ़ेंगे। तो ये था यूप्लेक्टेला, ऐसा है, डेकोरेटिव पीस सा लग रहा है, देखो ये भी डेकोरेटिव पीस लग रहा है साइकोन। तो अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पोरीफेरा समूह के जो वर्ग जो हैं इनके जंतुओं की विशेषताएं बताओ, तो आप क्या क्या बताओगे? यहाँ से भी निकाल सकते हो विशेषताएं, ठीक है ना? कहाँ से निकालोगे? ये बहुत ही जो है वो छिद्र युक्त जीवधारी है, पहला पॉइंट तो ये निकाल लेंगे, इनका शरीर छिद्र युक्त है। दूसरी बात, ये किसी आधार से चिपके होते हैं, मीन्स अचल होते हैं, चलते नहीं हैं, 2 पॉइंट हो गए। इसके अलावा हम क्या निकाल सकते हैं? इसके अलावा हम निकाल सकते हैं कि इनका शरीर जो है बाहर से कठोर आवरण के द्वारा ढका हुआ होता है। और उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? क्या बता सकते हैं? ये समुद्र के जल में या इनका आवास समुद्र में होता है, ठीक है। और एक आप कह सकते हो कि इनमें ऊतकों का विभेदन नहीं हुआ होता, ठीक है। और एक पॉइंट अब ये भी कह सकते हो, देखो देखने में कितनी सुंदर लग रही हैं, जैसे डेकोरेटिव पीस हो, है ना, लग रही है ना। तो ये जो है सुंदर डेकोरेटिव पीस की तरह दिखाई देते हैं। ये फूलदान के आकार के चपटे, गोल, देखो चपटे भी हैं, गोल भी हैं, शाखित भी हैं, जैसे ये शाखित दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये भी शाखित है, ये भी शाखित है, ठीक है। चपटे, गोल, शाखित, फूलदान के आकार के होते हैं, ठीक है। तो ये था पोरीफेरा ग्रुप। अब हम आगे पढ़ते हैं सिलेंट्रेटा। पोरीफेरा तक तो बेटा क्या था कि उनका विभेदन सिर्फ हुआ नहीं, ऊतक लेवल पर नहीं आते, वो अभी कोशिकीय लेवल पर ही होते हैं, ठीक है। पर जब हम सिलेंट्रेटा में आते हैं तो ये जीव वो भी जलीय थे, समुद्र के जल में थे, पर ये भी जलीय जीव होते हैं। इनका शारीरिक संगठन जो अब ऊतकीय स्तर पर आ गया, उसमें नहीं ना बोला था अपने पोरीफेरा में, ठीक है, ऊतकीय स्तर नहीं बोला था, ठीक है। तो अगर एक अंतर बताना हो सिलेंट्रेटा और पोरीफेरा में, तो आप क्या बोलोगे? पोरीफेरा वाले जीव जंतु जो हैं, पोरीफेरा वर्ग के जीव जंतु अत्यंत सरल और बहुकोशिकीय होते हैं, परंतु ऊतकीय लेवल इसमें नहीं होता, ठीक है। और ये जो हैं जटिल होते हैं और बहुकोशिकीय जीव होते हैं, और ऊतकीय स्तर का इनका शारीरिक संगठन होता है, ठीक है। अब इनमें देह गुहा पाई जाती है, और इनका शरीर जो है 2 परतों का बना होता है, एक तो शरीर के बाहर की ओर दिखाई देने वाली परत, और एक शरीर की आंतरिक सतह पर जो परत दिखाई देती है वो। इनकी कुछ प्रजातियां तो समूहों में पाई जाती हैं, जैसे कोरल, और कुछ जातियां एकल भी पाई जाती हैं, सोलिटरी भी होती हैं, ठीक है। तो इसका उदाहरण हम पढ़ेंगे, हाइड्रा, सी जेलीफिश, सी एनीमोन या समुद्री एनीमोन इसको कहते हैं। तो ये है, इनमें 10 कोशिकाएँ पाई जाती हैं। हाइड्रा में देखो, इसमें भी ये 10 कोशिकाएँ स्पर्श पाए जाते हैं, ठीक है। इनका शरीर में एक बाहरी होती है एपिडर्मिस, और एक आंतरिक लेयर भी पाई जाती है, ठीक है, गैस्ट्रोडर्मिस उसको बोलते हैं। तो ऐसा इनके शरीर में होता है। इनके शरीर में एक ही कैनाल सी होती है, वही इनका मुख होता है, इसी के द्वारा अंदर आते हैं खाने पीने वाले पदार्थ, और इसी के द्वारा ही बाहर निकाल दिए जाते हैं। इसमें भी एक ही मुख है, अंदर आते हैं और बाहर चले जाते हैं, इतना छोटा शरीर होता है इनका। तो अगर
क्वेश्चन आए कि पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा में अंतर बताइए। तो आप ये जो डायग्राम देख रहे हो ना, यहीं से निकाल दिया करो आंसर। पोरीफेरा वाले अत्यंत सरल बहुकोशिकीय जंतु हैं, जबकि सिलेंट्रेटा वाले जो हैं ये जटिल जीव जंतु हैं। और पोरीफेरा वाले में तो हमने पढ़ा था छिद्र युक्त होता है शरीर, ठीक है, छिद्र युक्त होता है, इनमें जगह जगह पर छिद्र, ये देख रहे हो अब छिद्र होते हैं, यहाँ पे भी छिद्र पाए जाते हैं। परंतु जो सिलेंट्रेटा वाले हैं इनमें छिद्र युक्त शरीर नहीं होते, एक ही छिद्र होता है जिसको हम मुख कहते हैं, और वो स्थिर होते हैं, ठीक है। ये जो सिलेंट्रेटा वाले जीव जंतु हैं ये समुद्र के पानी में तैरते हुए मिलते हैं, ठीक है। तो ये था इनके अंतर। अब हम आ गए हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस। तो हमने 2 इसमें पढ़ने हैं जो उत्कीय लेवल पर हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें एक तो सिलेंट्रेटा हमने पढ़ना था, एक प्लेटीहेल्मिन्थेस पढ़ना है, ठीक है। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस ये पहले भी बताया ना जैसे, तो इसमें ये इनका शरीर जो है इस वर्ग के जंतुओं की शारीरिक संरचना थोड़ी जटिल हो जाती है। सिलेंट्रेटा में जटिल थी ना, इनमें भी जटिल हो जाती है। और इनका शरीर जो है वो द्विपार्श्व सममित होता है, बाइलेटरल होता है। मीन्स अगर हम इनके शरीर को बीच में से काटें तो लेफ़्ट साइड और राइट साइड और लेफ़्ट साइड एक जैसी ही होगी, ठीक है। अब मैं पिक के द्वारा दिखाती हूँ। अगर इनको सेंटर में से काटते हैं, ठीक है, बिल्कुल सेंटर में से काटते हैं, तो ये 2 बराबर भागों में कट जाएगा और दोनों साइड, राइट साइड और लेफ़्ट साइड इक्वल होएगी। इसको भी काट के देखोगे तो बिल्कुल बराबर 2 भागों में कटेगा, ठीक है। तो ये बाइलेटरल होता है और शरीर के दाएं भाग की और बाएं भाग की संरचना समान होती है। और इनका शरीर जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। ये वर्ड बार बार आएगा। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है कि इनके शरीर में जो ऊतक विभेदन हुआ है ना, वो 3 कोशिकीय स्तरों का हुआ है। फर्स्ट लेवल कोशिका का, ठीक है, दूसरा लेवल और तीसरा लेवल, ठीक है। 3 कोशिकीय स्तरों से हुआ होता है। इनके शरीर में बाहरी और आंतरिक कंकाल दोनों पाए जाते हैं। देखो यहाँ पे भी हमने पढ़ा था, यहाँ पर सिलेंट्रेटा में भी बाहरी और आंतरिक 2 परतें बननी शुरू हो गई थी। और यहाँ पर आते आते हमने क्या बोलना शुरू कर दिया, कंकाल बोलना शुरू कर दिया कि इनका शरीर बाहरी और आंतरिक जो है वो दोनों इसमें अस्तर पाए जाते हैं। इनमें कुछ अंग भी बनने शुरू हो जाते हैं और इनमें वास्तविक देह गुहा का अभाव होता है। जैसे हमारे में आहार नली होती है ना, इनमें नहीं होती है कि एक बॉडी के अंदर पूरा एक सिस्टम हो जिसमें ब्लड सर्कुलेशन चल रहा हो, जिसमें खाने पीने का काम चल रहा हो, तो वो ऐसा इसमें देह गुहा नहीं होती है। और इनमें सुविकसित अंग जो है वो कुछ विकसित होने शुरू हो जाते हैं, जैसे मुख विकसित हो जाता है, ठीक है, पाचन थोड़ा हल्का फुल्का शुरू हो जाता है। तो इनका शरीर जो है पृष्ठधारीय और चपटा होता है, इसलिए इनको चपटे कृमि भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन पूछा जाए कि चपटे कृमि किनको कहा जाता है, तो आप क्या बोलोगे? प्लेटीहेल्मिन्थेस को चपटे कृमि कहा जाता है। तो अगर पूछें कि प्लेटीहेल्मिन्थेस के कोई 2 लक्षण बताओ, तो आप क्या बोलोगे कि इनका जो शरीर है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, ठीक है, एक तो ये बोलो पॉइंट। और दूसरा, इनमें वास्तविक देह गुहा का अभाव होता है, वास्तविक देह गुहा इनमें नहीं होती, ठीक है। और क्या बोल सकते हो आप इसमें? वास्तविक देह गुहा तो इनमें नहीं होती है, परंतु इनके शरीर जो है उनको जो है ये परजीवी होते हैं। ये वाला पॉइंट भी आप ले सकते हो। तो 3 पॉइंट आपके लिए बहुत है, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल देने हो तो प्लेनेरिया आ गया जैसे, ठीक है, प्लेनेरिया मैंने आपको पढ़ाया भी हुआ पहले भी, और एक लिवर फ्लू का आप इसमें पढ़ सकते हो। तो मैंने कुछ प्लेनेरिया की एक पिक दी हुई है, लिवर फ्लू की, और टेप वर्म, ठीक है, फीता कृमि इसको बोलते हैं। ये चपटे कृमि है, तो ये परजीवी होते हैं। और इनमें से जो ये वाला है ये तो हमारी आहार नली में भी मिलता है। जो भोजन हम खाते हैं उस भोजन को ये
खा जाता है और हमें भोजन की जो शक्ति मिलनी चाहिए वो हमें नहीं मिल पाती है। अब आ गया निमेटोडा। ठीक है, तो पहले मैं कहाँ पे पहुँची हूँ ये आपको भी दिखा दूँ। मैं अभी ये वाला पॉइंट कराने लगी हूँ आपको। मैंने आपको ये प्राणी जगत में मैंने आपको डिवाइड करके बताया कि कोशिकीय स्तर की संरचना में पोरीफेरा, तो ये मैंने तो आपको बता दिया था कि बहुत सरल छिद्र युक्त फूल के आकार के चपटे गोल शाखित स्थिर रहने वाले जंतु होते हैं, है ना। ये मैंने आपको फोटो भी दिखाई थी। फिर वो प्राणियों का हम जिक्र करना शुरू किया जिनके शरीर जो है उत्कीय स्तर पर उनकी रचना होगी। इनको हमने 3 भागों में बांट लिया। फर्स्ट भाग ये वाला लिया हमने कि त्वचा जो है वो बाहरी त्वचा भी होगी और जठर त्वचा के बीच में कोई गुहा नहीं पाई जाती। इसमें मैंने सिलेंट्रेटा हाइड्रा वगैरह पढ़ाया था। प्लेटीहेल्मिन्थेस में मैंने अभी आपको पढ़ाया कि इस फीता क्रीमी आ गया, लिवर फ्लूक आ गया और प्लेनेरिया मैंने आपको पढ़ाया। अब वो पढ़ाने लगी, इसमें तो देह गुहा है ही नहीं, एक तो बाहरी त्वचा है और एक आंतरिक त्वचा, इसके बीच में अब झूठी जो है वो देह गुहा बननी शुरू हो गई है और इसको हम निमेटोडा के बारे में इसके अंदर जो हम उदाहरण लेंगे वो निमेटोडा लेंगे। उसके बाद हमारा ये देह गुहाधारी आएगा, तो ये फिर हम अगली वीडियो में शायद लेंगे, देखती हो अभी, है ना। तो निमेटोडा ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ठीक है। और इनमें भी द्विपार्श्व समिति पाई जाती है, बाइलेटरल होते हैं। हिंदी में कुछ वर्ड ज़्यादा मुश्किल होते हैं, आप लोग इंग्लिश में यूज़ कर सकते हो, इंग्लिश वर्ड भी यूज़ कर सकते हो। इनका शरीर चपटा तो नहीं होता पर बेलनाकार होता है, ठीक है। तो इनके देह गुहा को कूट सीलोम कहते हैं क्योंकि इसमें जो क्लियर वो है ना देह गुहा वो नहीं बनी होती है, झूठी देह गुहा पाई जाती है, आभासी, और इनमें ऊतक पाए जाते हैं। अभी अंग तंत्र पूर्ण विकसित नहीं हुए, जैसे हमारे में तो मवाशय भी है, ठीक है, छोटी आंत भी है, हमारे में फेफड़े हैं, दिल है, ऐसे इनमें अंग तंत्र नहीं बने हुए। इनकी शारीरिक संरचना भी कैसी होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। और अधिकांश जो जीव जंतु निमेटोडा वाले होते हैं वो परजीवी होते हैं, अर्थात ये अपना भोजन दूसरे जीवों से सीधे रूप से प्राप्त करते हैं और कई बार ये रोग भी उत्पन्न करने का कारण बनते हैं। इनको हम गोल कृमि कहते हैं, ये भी हमारी आहार नली में पाए जाते हैं और जो खाया पिया भोजन है वो खा जाते हैं, ठीक है। खुद बड़े होते रहते हैं और हमें शक्ति नहीं लेने देते। और फाइलेरिया कृमि है, पिन कृमि इत्यादि कुछ उदाहरण है किसके, निमेटोडा के। तो मैं निमेटोडा की फ़ोटो दिखाती हूँ। एस्केरिस और एक आ गया बुचेरिएरिया, ठीक है। एस्केरिस कॉमन एग्जाम्पल है, इसमें नर और मादा अलग अलग बनने शुरू हो जाते हैं। तो ये था निमेटोडा के एग्जाम्पल। अभी अगर आपसे पूछा जाए कि ये यहाँ पे बोला था मैंने कि ये गोल कृमि बन जाते हैं, यहाँ पे लिखा था इनकी संरचना जो है बेलनाकार, चपटी नहीं रहती, बेलनाकार बननी शुरू हो जाती है ना। तो इससे पहले जो हमने पढ़ा था प्लेटीहेल्मिन्थेस में चपटे कृमि पढ़े थे, ये वाले चपटे कृमि थे, ठीक है। और ये वाले बेलनाकार आ गए हैं, ठीक है, जैसे गोल रस्सी होती है वैसे बननी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो उसके बाद आ गया एनेलिडा ग्रुप। तो एनेलिड्स होते हैं ये बाइलेटरल होते हैं और ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ठीक है। और इनमें सच की देह गुहा पाई जाती है, ठीक है, ट्रू सीलोम पाई जाती है। इससे जो एनेलिडा ग्रुप के जीव जंतु होते हैं ना, इनके वास्तविक अंग जो हैं वो शारीरिक संरचना में ही निहित होते हैं, अतः अंगों में व्यापक भिन्नता होती है। ये भिन्नता इनके शरीर के सिर से लेकर पूंछ तक एक के बाद एक खंडित
रूप में उपस्थित होते हैं। इनका शरीर जो है ना ऐसे खंड में पाया जाएगा। आपने वो कॉकरोच वो देखा होगा, केंचुआ देखा होगा ना, केंचुए का एग्जाम्पल इसमें लेंगे तो ये जलीय एनेलिड साल्टी वाटर में, ठीक है, और अनसाल्टी वाटर दोनों में, अनसाल्टी और साल्टी वाटर, लवणीय और अलवणीय जल दोनों में ही पाए जाते हैं। मीन समुद्र के पानी में पाए जाते हैं ये, और नदियों झरनों के पानी में भी पाए जाते हैं। इनमें संवहन पदार्थों का एक जगह से दूसरी जगह तक जाना उसको संवहन कहते हैं, ठीक है। कंडक्शन, पाचन, डाइजेशन, उत्सर्जन, एक्सक्रीशन और तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम भी पाए जाते हैं, ठीक है। ये जलीय और स्थलीय दोनों ही होते हैं। उदाहरण के लिए केंचुआ, नेरिस, जोंक इत्यादि ये सभी उदाहरण है किसके, एनेलिडा के। तो ये है एनेलिडा। तो ये जोंक दिखाई हुई है, ठीक है, केंचुआ दिखाया हुआ है, तो शरीर में खंड युक्त शरीर है। अगर पूछें कि एनेलिडा ग्रुप के कोई 3 विशेषताएं बताओ, तो पहली विशेषता क्या बताओगे, इनमें बाहरी कंकाल तो नहीं है, ठीक है, और इनका शरीर जो है वो सिर, धड़ और वक्ष में बंटा हुआ भी नहीं है, और ये उभयलिंगी होते हैं, ठीक है। उभयलिंगी का मतलब क्या 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 बोलेंगे, द्विलिंगी, मीन्स इसमें नर और मादा दोनों ही पाए जाते हैं। और क्या बोलोगे, एक तो हो गया ये द्विलिंगी होते हैं। शरीर जो है वो इसमें बटा नहीं है, कोई हम बता सकते हैं कौन सा सिर है, कौन सी धड़ है, कौन सी पूंछ है, तो ऐसे बटा हुआ भी नहीं है। और गोल होते हैं ये, और परजीवी होते हैं, और बीमारियां भी करने वाले होते हैं, ठीक है जी। तो अब आगे हम पढ़ते हैं आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जो है यह जंतु जगत का सबसे बड़ा ग्रुप है, संघ है। इसमें बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, मीन्स अगर बीच में से काटेंगे तो 2 बराबर भागों में जीव कटेगा। शरीर खंड युक्त होता है और खुला परिसंचरण पाया जाता है। जैसे हमारा तो जो रक्त है वो बाहर नहीं निकलता, हार्ट से जो धमनियों और शिराओं के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है। इनमें इनकी बॉडी के अंदर रक्त ऐसे भरा हुआ होता है, अतः रुधिर वाहिकाओं में नहीं बहता है, आर्टरीज वेन्स इसमें नहीं होती हैं, देह गुहा रक्त से भरी रहती है। और इनमें जुड़े हुए पैर पाए जाते हैं, मीन्स जो है जुड़े हुए बोलेंगे इसको, अब जो क्या कैसे बोलते हैं, अपेंडिक्स जो है ना इसके, वो जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। जॉइंट लेग्स बोलेंगे इसको हम, जॉइंट लेग्स इसमें पाई जाती हैं। और इसके कुछ उदाहरण तो बहुत सारे उदाहरण आपने देखे हुए हैं, झींगा, तितली, मक्खी, ठीक है। और ये सभी उदाहरण जो हैं इसके हम पढ़ते हैं। तो ये सभी उदाहरण आपने देखी भी हुई है, मक्खी, मकड़ी, बिच्छू, उनका शरीर जो है वो 3 भागों में बंटा हुआ साफ दिखाई देता है, सिर, धड़ और टेल वाला हिस्सा, ठीक है। सिर, ये धड़ होती है, और ये टेल वाला, सिर, ये धड़ और ये टेल, ये सिर, ये धड़ और ये टेल, बिल्कुल क्लियर बंटा होता है ना। और इनमें जो कंकाल, बारीक कंकाल भी पाया जाता है, और जॉइंट लेग्स पाई जाती हैं, ठीक है। 3 पेयर जो हैं वो लेग्स के इनमें मिलते हैं, ठीक है। तो ये था, हमने आर्थ्रोपोडा के कुछ जीव जंतुओं के बारे में पढ़ा। और उसके बाद आ गया मोलस्का, ठीक है। अगर आर्थ्रोपोडा का पूछे आपसे कि इसकी विशेषताएं बताओ, तो क्या विशेषताएं बताओगे, ये तो बहुत बड़ा संघ है, इसमें बहुत सारे जीव जंतु आप देखते हैं। बारीक कंकाल में होता है, खुला परिसंचरण पाया जाता है ना, इसमें खुला परिसंचरण रक्त का पाया जाता है। आंखें जो हैं संयुक्त होती हैं, कहने को तो 2 आंखें होती हैं, पर दोनों ही आंखें एक ही जगह पर फोकस होंगी, ज्वाइंट होती है, संयुक्त होती हैं। शरीर जो है वो सिर, धड़ और टेल वाले हिस्से में बटा हुआ होता है, और ये नर अलग होता है इनमें, और मादा अलग होते हैं, मीन्स ये एक लिंगी होते हैं, ठीक है। अब आ गया मोलस्का,
तो मोलस्का में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इनका शरीर भी बाइलेटरल होता है, मीन्स बीच में से काटेंगे तो दो बराबर हिस्सों में बंटेगा। देह गुहा बहुत ही कम होती है, शरीर में थोड़ा विखंडन होता है। अधिकांश मोलस्का जंतुओं में कवच पाया जाता है, कवच के अंदर बंद होते हैं, ठीक है। और इनमें खुला परिसंचरण और संवहन तंत्र पाया जाता है। उत्सर्जन के लिए गुर्दे जैसी रचना बननी शुरू हो जाती है, जैसे घोंघा, सीप, ठीक है। तो ये आपने ऑक्टोपस नाम तो सुना होगा ना, कार्टून देखते हो तो कार्टून में ऑक्टोपस दिखाते हैं। सीप, घोंघा, इनके अंदर जीव बंद होती हैं, ठीक है। काइटान इनके अंदर बंद होती हैं ताकि अपनी वो सुरक्षा कर सके। ये बहुत ही सॉफ्ट जीव होती हैं, चाहे इसके अंदर पाया जाता है चाहे इसके अंदर कोई भी है ना, तो बहुत सॉफ्ट जीव होते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए हार्ड कवच पाया जाता है। तो ये था आज की हमारी वीडियो, और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और फिर हम कल नेक्स्ट पार्ट करेंगे, इसका अगला पार्ट, और अगले पार्ट में मैं मोलस्का के आगे फिर शुरू करूँगी। मोलस्का तक तो हमने पढ़ लिया है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया है, ठीक है। यहाँ तक हमने आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एनिलिडा, प्लेटिहेल्मिन्थेस, सिलेंट्रेटा, निमेटोड, ठीक है, पोरीफेरा, ये सब कुछ हमने पढ़ लिया। कल हम शुरू करेंगे इस टॉपिक को, ठीक है। अंतस्तर में ये यहाँ से शुरू करके इसमें पढ़ेंगे इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा। और इकाइनोडर्मेटा को छोटा ही पार्ट है ये, और कॉर्डेटा फिर हमारा बहुत बड़ा पार्ट है, और उसमें वो जीव जंतु हम पढ़ेंगे जो आपने देखे हुए हैं, जिनके बारे में नाम सुना हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।